थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आई होप आपको पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इससे पहले मैं कॉल्स का सिलसिला लूँ, एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज़ बहुत लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं, एंड आई थिंक एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को, तो पहले मैं वो क्लियर कर दूँ इसके बारे में कि अगर अब आज की डेट में आप किसी EU सिटीज़न के साथ शादी करते हैं तो आप पे EU लॉ अप्लाई नहीं होगा, आप पे अपेंडिक्स FM अप्लाई होगा। इन अदर वर्ड्स, आप पे वो वाले कानून अप्लाई होंगे जो ऐसे शख्स पे अप्लाई होते हैं जो किसी ब्रिटिश सिटीज़न, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन सिटीज़न, या जिनके पास ह्यूमैनिटेरियन या रेफ्यूजी स्टेटस है, उनके साथ शादी करते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो मेन डिफरेंसेस आते हैं वो ये थे कि जहाँ पहले आप जब किसी यूरोपियन से शादी करते थे, आपका ओवरस्टे यूरोपियन लॉ में मैटर नहीं करता था, बिकॉज आप EA वाली एप्लीकेशन डालते थे। अब वो मैटर करेगा बिकॉज आप अपेंडिक्स FM के अंदर एप्लीकेशन डालते हैं। अगर आप थोड़ा सा शोज़ देखते रहते जो मैं वीडियोस भी बनाता हूँ एक्स्ट्रा, उस पर मैंने ये क्लैरिफिकेशन भी दी थी कि आइंदा से जब आप कोई नई रिलेशनशिप अपनी क्रिएट करेंगे और आप उस रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो अपेंडिक्स EU जो यूरोपियन नेशनल EU सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए, वो आप पे अप्लाई नहीं होगा, अपेंडिक्स FM आप पे अप्लाई होगा। यानी कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं और जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह आप किसी इंडेफिनिट या ब्रिटिश के साथ शादी करके अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें आप पे अप्लाई होंगी। और ज़ाहिर बात है, अगर आप शोज़ देखते आए हैं तो मैंने ये भी जिक्र किया कि अगर आप ओवरस्टेयर हैं तो फिर आपको अपेंडिक्स FM के अंडर एक्सेप्शंस पे रिलाई करना पड़ेगा, जिसमें वो एक एक्सेप्शन है क्वालिफाइंग चाइल्ड की, या एक्सेप्शन है अगर आप रिलेशनशिप में कि इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं कि आप अपनी फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकते अपनी होम कंट्री के अंदर। तो ये जो एक बड़ा डिफरेंस है, ये लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, तो मैंने बोला कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एड्रेस कर लूँ सिचुएशन को। फिर एक और सवाल इसके साथ उठता है, मुझे लोग कहते हैं कि अच्छा जी ठीक है, लेकिन हमारी तो शादी थोड़ा सा पहले हुई थी, तो उसमें जो की थिंग है वो ये है कि अगर आपकी शादी 30 दिसंबर से पहले हुई है 2020 से, तो आप अपेंडिक्स EU के अंडर होते हैं, लेकिन अगर आपकी शादी उसके बाद हुई है तो आप अपेंडिक्स FM के अंडर आएंगे। तो आई होप ये अपेंडिक्स EU और FM में आप किस तरह आते हैं ये मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि इसके बारे में मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि तारिक भाई प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा अपने शो के शुरू में। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। ये पूछना है, ये अगर कोई लड़का पाकिस्तान से स्टूडेंट आया हुआ हो जी और साल का वीज़ा उसके पास, और वीज़ा खत्म में कोई महीना रहता हो, उस दौरान वो अगर शादी करे, और कि एक सवाल है कि क्या वो यहाँ से स्विच कर सकता है वीज़ा, या पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। दूसरा सवाल ये है कि 1 महीने का उसके पास स्टूडेंट वीज़ा रहता है, तो अगर वीज़ा इसी दौरान एक्सपायर हो जाए तो
वो अप्लाई करने के बाद फिर वो इतना जल्दी डिसीजन तो नहीं बनता, क्या उस सूरत में उसे पाकिस्तान जाना पड़ेगा या फिर यहाँ से उसे वीज़ा मिल सकता है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। पहले आपने सवाल बड़ा अच्छा किया, तो पहले तो हम एड्रेस करते हैं स्विचिंग को। तो बिल्कुल स्टूडेंट वीज़े पे आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं स्पाउस वीज़े के ऊपर, एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास वैलिड स्टूडेंट वीज़ा हो तो आप फिर स्पाउस वीज़े पे स्विच कर सकते हैं एक दफ़ा शादी हो जाए। अब आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि जी अब आपको भी पता है कि जब कोई स्टूडेंट इस मुल्क में शादी करना चाहता है, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट एनी वन जिनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन वीज़े हैं, वो जब इस मुल्क में शादी करना चाहते हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है होम ऑफिस से। उसका प्रोसेस ये है कि आप काउंसिल में जाके बोलते हैं कि हमारी इंटेंशन है शादी करने की, और काउंसिल आपसे डिटेल्स लेके होम ऑफिस को भेजता है, और तकरीबन 70 डे का पीरियड है जिसमें होम ऑफिस फिर आपको येस या नो बोलता है कि आप शादी कर सकते हैं। और फिर डिपेंड करता है काउंसिल के ऊपर कि वो आपको क्या डेट देते हैं शादी की। और ज़ाहिर बात है जब शादी का सर्टिफिकेट मिलेगा, शादी होगी, तो आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो इस टाइम के दौरान जो कि 70 डेज़ यानी कि ऑलमोस्ट नियर इनफ 1.25 महीने या 2 महीने का पीरियड हो सकता है, अगर इसमें आपका वीज़ा ख़त्म हो जाए, ज़ाहिर बात है जो शादी की परमिशन है ये सेक्शन 3C के अंडर नहीं आती, तो क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। देखें, एक चीज़ तो अंडरस्टूड है कि कभी भी अपने आप को आपको इस मुल्क में ओवर स्टे नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है वो सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है, लेकिन जहाँ आप अवॉइड कर सकते हैं आप अवॉइड करें ओवर स्टे अपने आप को करने से। तो अब ऑप्शंस क्या हैं एक स्टूडेंट के लिए? देखें, स्टूडेंट जो इस मुल्क में आता है, मुझे नहीं पता इस स्पेसिफिक पर्सन जिसकी आप बात कर रहे थे कौन सी डिग्री कर रहा है, लेकिन अगर ये बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री यहाँ कर रहे थे एंड आई होप उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होते ही वो ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इस मुल्क का कानून है कि जिसने यहाँ बैचलर्स या मास्टर्स की एक दफ़ा डिग्री मिल जाए तो वो फिर 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा ले सकते हैं, जो कि पहले ज़माने में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जिसको हम कहते थे। तो उसमें फिर उनको ये फ़ायदा है कि ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई करें, और जब ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई किया उनको मिल गया, इतने अरसे में उनकी शादी होगी, तो ग्रेजुएट वीज़े से फिर स्विच कर लें स्पाउस वीज़े पे अंडर अपेंडिक्स FM। लेकिन अगर किसी वजह से इनकी डिग्री ऐसी है जो ग्रेजुएट वीज़े पे क्वालिफाई नहीं करती, या इन्होंने किसी वजह से, और कभी कभी होता है कि शख्स अपना मास्टर्स करने आता है, डेसिटेशन लेट हो जाती है, वीज़ा ख़त्म हो रहा है और डेसिटेशन ख़त्म नहीं हुई, और कोई यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं हम आपको सिर्फ डेसिटेशन जमा करने के लिए नया कॉस इशू करके, कैश इशू करके नहीं देंगे, आप अपनी होम कंट्री जाएं और वहाँ से डेसिटेशन जमा कराएं। अगर कोई इस टाइप की सिचुएशन है तो एक और ऑप्शन उनकी ये बन सकती है एक स्टूडेंट की, एंड ऑफ कोर्स इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है आप किसी प्रॉपर जगह जाके मशवरा ले लें, मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ, कि वो शुरू में अपनी एप्लीकेशन डालें फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर, और इन टाइम और फिर जब उनकी शादी हो जाए तो उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो होम ऑफिस को अपडेट करें कि जी अब मेरी शादी भी हो गई है, मेरी वही फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन जो मैंने डाली हुई है, मैं चाहता हूँ उसमें ये भी कंसिडर करें कि मैं स्पाउसल एप्लीकेशन के लिए क्वालिफाई करता हूँ, और मुझे उस बेसिस पे बेशक आप वीज़ा दे दें। या फिर ज़ाहिर बात है थोड़ा अगेन बड़ा ज़रूरी है कि इस पर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके मशवरा ले लें, कि आप ये भी कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट वाली जो एप्लीकेशन आपने डाली हुई है उसको विड्रॉ करके इमीडिएटली आप 14 दिन या 28 डेज़ जो हम कहते हैं, या लेकिन मेनली 14 डेज़ वो होते हैं, आप उसके अंडर आप एप्लीकेशन डाल दें स्पाउस वाली। लेकिन बेहतर तो यही है कि FLRFP एप्लीकेशन के अंदर ही होम ऑफिस को अपडेट करें कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, अब हम स्पाउस की रिक्वायरमेंट को भी मीट करते हैं, ताकि अगर वो आपको इशू भी कर दें वीज़ा तो बाद में अगर आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं। लेकिन जो की थिंग है वो ये है कि आपने ओवर स्टे नहीं होना। लेकिन अगेन ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्लीज़ अगर आपको इमिग्रेशन का मशवरा चाहिए तो यू नीड टू गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन जो आपको फिर हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये था सॉरी कि मुझे वाइफ और 3 बच्चों को 7 ईयर रूट के ऊपर उन्होंने लास्ट ईयर मार्च में वीज़ा दे दिया है लीव टू रिमेन का। जी उसमें एक मेरी बच्ची रह गई है जिसकी एज उस वक्त 18 थी, तो होम ऑफिस ने कहा कि इसकी एप्लीकेशन दोबारा से डलेगी। हमने अप्रैल 2020 को वो सबमिट कर दिया ऑफिस को, इसी ग्राउंड पे इनको दिया जाए, लेकिन सर अभी तक जवाब नहीं आया। कुछ बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है? देखें, मैंने आपका केस तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो मैं इसमें बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा।
ایک بات کا میں ہر ایک سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور اس پہ پراپر ایڈوائس لے کے کیا کریں کہ اگر ہوم آفس آپ کے ایک فیملی ممبر کو الگ کر رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کی ایج اوور 18 ہو گئی ہے تو اس پہ بڑا ضروری ہے کہ آپ فائٹ کریں اور ان کو بولیں کہ جی ہم اس کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے انڈر 18 ہے لیکن ہم ان کو ڈپینڈنٹ کے طور پہ اپنے ساتھ ڈالنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر ناٹ لیونگ این انڈیپینڈنٹ لائف. کیونکہ جو ایک چیز آپ نہیں چاہتے کہ ہوم آفس کرے کہ وہ الگ سے اسیسمنٹ کرے ایک ایسے ایپلیکنٹ کی جو اوور 18 ہو گیا. کیونکہ میں اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ایز اے فیملی یونٹ جب آپ اپلائی کرتے ہیں, یہ میں آپ کے کیس میں ڈرانے کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہے ہیں. جب آپ ایک فیملی یونٹ کے طور پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہوم آفس یہ کہتا ہے کہ جی اگر ہم بچے کو 7 ایئر کا ویزا دے رہے ہیں تو جو اس کے پیرنٹس ہیں ہم اس کو بھی ویزا دے دیں گے. یہ ایک جنرل تھنکنگ ہے اور آف کورس سیکشن 19 بھی یہ بات بولتا ہے. اس میں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ڈپینڈنٹ بچے ہیں انڈر 18 وہ بھی ساتھ ہی ان کو ویزا مل جاتا ہے. یعنی کہ اگر ایک فیملی آف 4 ہے, ماں باپ, ایک بیٹا بیٹی جس کو 7 ایئر ہو گئے اور ایک بچہ جس کو 7 ایئر ابھی نہیں ہوئے, جب 7 ایئر والے بچے کو ویزا دیتے ہیں تو اس بچے کو جس کو 7 ایئر نہیں ہوئے اس کو بھی ویزا دے دیتے ہیں اور ماں باپ کو بھی ویزا دے دیتے ہیں اور یہ ایک بڑے طریقے سے ایک پورا فیملی کو ویزا مل جاتا ہے. اگر ان میں سے ایک بچہ اوور 18 ہے تو ہوم آفس اس کو سائڈ پہ رکھ کے کہتا ہے کہ ہم اس پہ وہ والا قانون اپلائی کریں گے جو کہتا ہے کہ اگر آپ اگر آپ کو 20 سال سے کم ہوئے ہیں اس ملک میں رہنے کے لیے تو واٹ آر دا سگنیفیکنٹ آبسٹیکل کہ آپ اپنی ہوم کنٹری میں جا کے نہیں رہ سکتے. سمبڈی جن کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے اور وہ پاکستانی ہے ان کے لیے تو بڑا آسان ہے پروف کرنا. انسماؤنٹیبل آبسٹیکل غلط میں نے قانونی بات بول دی. اٹ از ایکچولی سگنیفیکنٹ آبسٹیکل. ان کو کہ وہ انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے. انسماؤنٹیبل کی بجائے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ سگنیفیکنٹ کا ہوا ہے. مائی اپالوجیز. وہ پروف کرنا ایک لڑکی کے لیے آسان ہے پاکستان کے لیے بیکاز جو کنٹری گائیڈنس ہے پاکستان کی وہ یہ بات بولتی ہے کہ جی ایک خاتون وہاں جا کے بڑے آرام سے نہیں رہ سکتی, وچ از دی ادر وے اراؤنڈ فار somebody who's from انڈیا یا بنگلہ دیش. تو وہ کنٹری ٹو کنٹری میٹر کرتا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کو الگ سے اپلیکیشن نہیں ڈالنی چاہیے تھی. ایم پریٹی شیور کہ جنہوں سے آپ نے مشورہ لیا ان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. باٹم لائن یہی آ جاتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے ساتھ ساتھ کیا پریزنٹیشن کی ہے, کیا کیا باتیں آپ نے اپنے کورنگ لیٹر میں بولی ہیں ہوم آفس کو. تو میں کیونکہ وہ باتیں مجھے نہیں پتہ تو میں پرسنلی تو کامنٹ ہی نہیں کر سکتا کہ کیا جواب آئے گا. صرف جو میں 3 باتیں آپ کو بولوں گا, مجھے نہیں پتہ آپ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے ہیں, لیکن اگر آپ پاکستان سے ہیں تو ظاہری بات ہے جب آپ ایک ایسے بچے کی ریکویسٹ کر رہے ہیں لیو ٹو ریمین اپلیکیشن کی جن کی ایج 18 سے اوپر ہو گئی ہے, پہلے تو آپ کو فائٹ کرنا چاہیے کہ نہیں جی ان کو فیملی یونٹ کے اندر کنسیڈر کیا جائے. لیکن اگر ہوم آفس اس پہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا اور وہ ان کو ایک انڈیویژول ایپلیکنٹ کے طور پہ لینا چاہ رہا ہے تو پھر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ناٹ اونلی آپ ہیومن رائٹس پہ ریلائی کریں, آپ امیگریشن رول پہ بھی ریلائی کریں جو یہ کہتا ہے کہ دے وڈ بی سگنیفیکنٹ آبسٹیکلس کہ آپ کی بیٹی یا بیٹا پاکستان جا کے انٹیگریٹ نہیں ہو سکیں گے. اس لا کو بھی پلیز آپ نے سبمیشن میں ڈالنا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے وہ بھی کیا ہے یا نہیں کیا اور صرف ہیومن رائٹ پہ ریلائی کیا ہے, تو میرے خیال سے اس کو بھی ساتھ آپ کو ایڈ کرنا چاہیے. اب مجھے تو آپ کے پیپر ورک کا نہیں پتا تو میں یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا, انفارمیشن دوں گا کہ اگر آپ کو اپنے پیپر ورک کی کاپی ملے تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ آرٹیکل 8 کے علاوہ اس بات پہ بھی ریلائی کیا یعنی کہ دے وڈ بی سگنیفیکنٹ آبسٹیکلس کہ میرا بچہ یا بیٹی یا بیٹا پاکستان جا کے انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے یا انڈیا جا کے, مجھے نہیں پتا آپ کون سی کنٹری سے ہیں بٹ بیسڈ آن دیٹ. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری بچی ادھر کے دور میں جی کلاس ہو گئی, جی ان کو یہاں پہ ہو گیا 10 سال, لڑکی کو 10 سال عمر ہے, لڑکے کی 8 سال عمر ہے. جی تو ابھی میں ان کا ڈائریکٹ پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہوں یہاں پہ بیکاز ان کے پہلے ہے پرتگال کا بچوں کے پاس بھی اور میرے پاس بھی. ٹھیک ہے. اور آپ کے بچے آپ کے انگلینڈ سے باہر پیدا ہوئے ہیں کریکٹ؟ یہ یو کے میں پیدا ہوئے ہیں یہیں پہ. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس انڈیفینٹ ہے یا نہیں؟ یا میرے پاس ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ سر. سر ہوتا یہ پہلے میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ اگر جب بچے اس ملک میں پیدا ہوں اور وہ بائی برتھ برٹش ہوں تو آپ ڈائریکٹ پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں,
لیکن اگر بچے بائی برتھ برٹش نہ اور بعد میں اس وجہ سے برٹش ہوں کہ پیرنٹس میں سے ایک کو انڈیفینٹ مل گیا ہے یا اس وجہ سے برٹش ہوں کہ انہوں نے 10 سال اس ملک میں گزار لیے ہیں، تو ڈائریکٹ پاسپورٹ آپ اپلائی نہیں کر سکتے، آپ کو پہلے رجسٹریشن اپلائی کرنی پڑے گی. تو وہ ایک پروسیس ہے رجسٹریشن کا، یعنی کہ اسٹیپ 1 آپ کو رجسٹریشن اپلائی کرنی ہے، وہ اپروو کر کے دیں گے کہ ہاں جی ہم بچے کو برٹش سٹیزن مانتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کا پاسپورٹ اپلائی کریں گے. بڑا فرق یہ ہے کہ رجسٹریشن اپلیکیشن کی فیس ہے اباؤٹ، پلیز مجھے کوٹ نہ کیجیے گا ایگزیکٹ اماؤنٹ کتنا ہے، بٹ 1100 سے 1300 کے بیچ میں ہے رجسٹریشن کی. اور پھر ظاہری بات ہے جب ایک دفعہ بچہ رجسٹر ہو کے اپروو ہو جاتا ہے، برٹش سٹیزن بن جاتا ہے، پھر آپ پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ اٹس اے 2 اسٹیپ پروسیس. تو آپ کے کیس میں آپ کے پاس 2 آپشن ہے رجسٹریشن کی. ایک آپشن تو یہ ہے، بڑی بیٹی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ بیٹے کو ادھر 10 سال نہیں ہوئے، کہ آپ اس بات پہ کریں کہ جی بچہ ادھر پیدا ہوا ہے، کنٹینیوسلی 10 ایئرز اس نے اپنی عمر کے پہلے ادھر گزارے ہیں، تو میں رجسٹریشن اپلائی کر رہا ہوں. اور بچے کی بھی یہ بیٹی کے لیے ہوگا، اور آپ دوسرا آپشن یہ لے سکتے ہیں، دونوں کی اپلائی اس بات پہ کر سکتے ہیں کہ جی پیدا وہ ادھر ہوئے تھے، اس وقت میرے پاس انڈیفینٹ نہیں تھا، اب میرے پاس انڈیفینٹ آ گیا، میرے دونوں بچوں کو آپ رجسٹر کر لیں ایز برٹش سٹیزن. تو وہ کلوز ڈفرینٹ ہوتا ہے، رجسٹریشن کی سیکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن اس طریقے سے دونوں برٹش سٹیزن بن جائیں گے. مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک سے جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ اس چینل کو دیتے ہیں، اس شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ، اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اب ہم بریک پہ جانے لگے ہیں، بریک سے واپس آ کے کالز کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز، اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن، اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز، بزنس ریٹ ڈسپیوٹس، ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل خیریت سے. طارق بھائی میرے ایک دو سوال ہے چھوٹے چھوٹے ریگارڈنگ اباؤٹ برٹش نیشنلٹی. جی طارق بھائی میری وائف آئی تھی اسپاؤس ویزے پہ 2016 میں جنوری میں، تو اب 6 مہینے پہلے اس کا انڈیفینٹ لگ گیا ہے. تو میں نے اب اس کی نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے، تو کوئی کہتا ہے یہ کوئی اسٹیٹس سرٹیفکیٹ بھی لگانا پڑتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کون سا سرٹیفکیٹ لگوانا پڑتا ہے؟ اسٹیٹس سرٹیفکیٹ اسپاؤس ویزے پہ 5 سال اسے ہو گئے ہیں اور اس کا انڈیفینٹ لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس کون سا پاسپورٹ ہے؟ جی آپ کے پاس کون سا پاسپورٹ ہے؟ سوری، آپ کے پاس کون سا پاسپورٹ ہے؟ میں برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہوں. ٹھیک ہے، یہ چیز مجھے کلیئر ہوگی. اگلا سوال. سوال یہ تھا کہ میں نے اپنی بیوی کا نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے، تو ایک تو 2-3 باتیں ہیں کہ اسے انڈیفینٹ ملے ہوئے 5 مہینے ہو گئے ہیں، تو اسے B1 دوبارہ تو نہیں کرنا پڑے گا. دوسرا سوال، اور اسی اپلیکیشن میں جب میں اپلیکیشن بھرتا ہوں تو وہ آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ نمبر، آئی ڈی کارڈ نمبر ویلڈ. اس کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہوا ہے لاسٹ منتھ، تو میں آنسر میں نو لکھ دوں یا ایکسپائر کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ دوں؟ ایکسپائر ہوا لاسٹ منتھ کا پاکستان. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ جی. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ کوئی مجھے کہا تھا کہ میرے خیال سے یہ ڈائریکٹ اسپاؤس پہ آئی تھی، تو یہ میں فل ٹائم ورک کرتا ہوں، تو کوئی کسی نے میری وائف کی کوئی فرینڈ ہے اس نے اسے بتایا تھا کہ کوئی اسٹیٹس نیا سرٹیفکیٹ ہے کوئی، وہ بھی برٹش نیشنلٹی کے لیے لگوانا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے اسٹیٹس. آئی ڈونٹ نو، میری بیوی نے مجھے بولا تھا. اور اسے ویلڈ ہے B1 1 سال ہوا ہے تقریباً. اوکے، میں آپ کو وہ آئی ڈی کا پلیز مجھے مینشن کریے گا، میں ٹیلی ویژن پہ جاؤں گا. اور دوسرا سوال یہ ہے، سوری طارق بھائی آپ کو پرابلم دی ہے، لمبی کال ہو گئی. دوسرا سوال یہ ہے کہ میری سسٹر ان لا ہے پاکستان میں، اس کے پیرنٹس نہیں ہیں، شی از 45 ایئر اولڈ.
तो आप कोई मेंशन कर सकते हैं कि मैं फुल टाइम वर्कर हूँ यहाँ पर, एस्को में मैनेजर हूँ, तो मैं उसका जो है फैमिली वीज़ा या कोई शहर का वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? प्लीज मैं मेरे ये 2-3 बातों का अगर आप देंगे तो आई एम वेरी काइंडली, थैंक यू, ऑलवेज यू हेल्प मी आउट तारिक भाई। नो प्रॉब्लम सर। देखें, जहाँ तक बात आती है इंग्लिश टेस्ट की, तो होम ऑफिस की वेबसाइट ये कहती है कि जो इंग्लिश टेस्ट आपने सेटलमेंट में दिया था, इंग्लिश टेस्ट लाइफ इन द यूके की बात नहीं कर रहा, जो आपने इंग्लिश टेस्ट सेटलमेंट में दिया था, अगर वो टेस्ट अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ या अगर एक्सपायर भी हो गया है और हमारी वेबसाइट पे उसी टेस्ट अभी तक वही कंपनी का टेस्ट चल रहा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, जिस तरह लोग आइल्स करते हैं सेटलमेंट के लिए, आइल्स की वैलिडिटी होती है 2 साल की, लेकिन अभी भी नेशनैलिटी में आइल्स चलता है, तो अगर आपका 2 साल से ऊपर का भी आइल्स है तो वो नेशनैलिटी के लिए चलेगा। और ट्रिनिटी कॉलेज की भी ये बात है। आपकी वाइफ ने क्योंकि अभी अभी सेटलमेंट लिए, तो आई एम प्रीटी श्योर उनका जो इंग्लिश टेस्ट है वो 2 साल के पीरियड के अंडर होगा, तो वैसे भी उनको फिर ये सेकंड सिनेरियो के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी इंग्लिश टेस्ट को इस्तेमाल करके अपनी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन कर सकती हैं। जहाँ तक बात आती है वैलिड आईडी कार्ड की, एज़ लॉन्ग एज़ आपने पासपोर्ट डाल दिया है, कोई इशू नहीं है वैलिड आईडी कार्ड का। आप नो कर दें, वो खुद ही बोलेंगे कि आपके पास एक्सपायर्ड आईडी कार्ड का नंबर है और आप उसको अगर डालना चाहते हैं आप डाल दें, अगर नहीं भी डालेंगे कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी उनकी आईडी वेरीफाई हो जाती है उनके पासपोर्ट से। आईडी कार्ड जो दूसरा वाला होता है उसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है वैलिड की, अगर आपके पास कोई और फॉर्म ऑफ आईडी नहीं है जिससे आप वेरीफाई कर सकें कि आप कौन सी नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट है, तो आईडी का इतना इशू नहीं है। जहाँ तक फिर आपने बोला कि जी स्टेटस डॉक्यूमेंट, सर आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैं नहीं, मुझे पता आप क्या बात कर रहे हैं, जब तक थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस स्टेटस डॉक्यूमेंट की वो बात कर रहे हैं। इतना मैं अलबत्ता ज़रूर बोलूँगा कि मे बी वो इस बात की बात कर रहे हो कि अगर आप बाय बर्थ ब्रिटिश सिटीज़न नहीं हैं तो वो जो आपको नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट मिला था वो मांगते हैं होम ऑफिस कि प्लीज़ अपनी, जब आप स्पाउस के डिटेल्स दे रहे हैं तो हमें ज़रा उस सर्टिफिकेट का नंबर भी दे दें और साथ वो जमा करा दें। लेकिन उसकी फ़िक्र ना करें, जब वो चेक लिस्ट आप प्रिंट करेंगे फॉर्म भर के तो उसमें सारी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। लेकिन मे बी वो कंफ्यूज कर रहे हैं स्टेटस डॉक्यूमेंट को उस डॉक्यूमेंट से, क्योंकि अगर आप ब्रिटिश बाय बर्थ नहीं है तो जिस दिन आपकी नेचुरलाइजेशन होती है वो डेट आपको डालनी पड़ती है अपनी डिटेल्स में, तो मे बी वो उसकी बात कर रहे हैं। एनीवे, वो हम कुछ उस पर कॉमेंट नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास डिटेल नहीं है, बट आप जब चेकलिस्ट निकालेंगे पता चल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता जिससे आपको परेशानी होनी चाहिए। और आखिरी बात आपने बोला अपने सिस्टर इन लॉ के लिए, अगर आप बात करें कि आप उनको विज़िट पे बुलाना चाहते हैं तो वो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी। मैंने उस पर एक अलग वीडियो भी बनाई है कि विज़िट के लिए कौन कौन सी चीज़ों पे लोग देखते हैं, लेकिन बिल्कुल एज़ लॉन्ग एज़ उनकी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, विज़िट के लिए वो बिल्कुल आप उनको बुला सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि आप उनको यहाँ सेटल करने के लिए बुलाना चाहते हैं बीइंग अ ब्रिटिश सिटीज़न, तो फिर थोड़ी मुश्किलात हैं, बिकॉज कानून डिपेंडेंट रिलेटिव्स पे थोड़ा मतलब ख़त्म हो गया अब, और अब सिर्फ वो, आपको पता है जो नए कानून आया उसमें वो यही बोलते हैं कि जी उनकी इल हेल्थ है या उसकी वजह से आप उनको एल्डरली डिपेंडेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं, डिपेंडेंट रिलेटिव को बुलाना चाह रहे हैं, तो वो जो कानूनी है वो ज़्यादातर फैमिली उन पे अप्लाई होता है जो आपके पेरेंट्स हैं या जो एल्डरली हैं उन पे अप्लाई होता है। आई थिंक जो आपने इनकी एज बताई है उस पर इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। अगेन मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल अप्लाई ना करें, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके मशवरा लें। मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था। हाँ, अगर आप विज़िट पे बुलाना चाह रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स मैटर करता है कि उनकी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, 6 महीने की उनकी ट्रांजैक्शंस उसमें कैसी हैं, क्या जॉब करती हैं, क्या उनके कनेक्शंस हैं अपनी होम कंट्री से, और क्यों होम ऑफिस को वो ये बात पे मुतमईन कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं कि दे विल गो बैक यहाँ विज़िट के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। तारिक भाई, मेरा नाम सोफिया है और मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। जी। पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने अपने हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश बेबी, और इसको एग्जैक्टली 6 मंथ हो गए, लेकिन मुझे होम ऑफिस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपना नेचुरलाइजेशन अप्लाई करना है। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि उसमें जो वर्क हिस्ट्री है वो कितनी एक्यूरेट होनी चाहिए, 10 ईयर की वर्क हिस्ट्री, जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वो मांगते हैं। ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है मेरा कि मैंने अपना जो रेफरी डालना होता है वो मेरा एड्रेस, मैं लास्ट मंथ उस एड्रेस पे यहाँ मूव हुई हूँ, तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं क्या मैं उनका एड्रेस दे सकती हूँ? ये तो नहीं होगा कि मेरा एड्रेस सेम हो जाए?
तो फिर उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम हो, मैं लास्ट मंथ उस एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे मूव हो Okay. गई हूँ, तो क्या उनको एज रेफरी ले सकती हूँ जो मेरे लास्ट मंथ के जो मेरे कोलीग्स थे वहाँ पे? जी, थैंक यू सो मच जी। जहाँ तक बात आती है हस्बैंड की एप्लीकेशन की, इंशाल्लाह उनको ज़रूर वीज़ा मिले, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज़ विद अ क्वालिफाइंग चाइल्ड। टाइम आजकल लग रहा है, मैं लोगों को बल्कि बोल रहा हूँ कोविड की वजह से 8-9 मंथ्स तो बिल्कुल भूल जाएं। इफ़ यू लकी शायद 8-9 मंथ्स में जवाब आ जाए, वरना आई थिंक 10 मंथ्स तक वेट करें, और अगर 10 मंथ्स तक जवाब नहीं आता देन चेस होम ऑफिस। मैं अभी पर्सनली होम ऑफिस को चेस कर रहा हूँ और वो आगे से यही बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड उनकी लाइन आ रही है कि जी कोविड की वजह से हमें टाइम लग रहा है, अगर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत हुई हम आपसे मांग लेंगे। सो इन अदर वर्ड्स अभी आप बड़े आराम से 8 मंथ टू 12 मंथ के पीरियड का वेट करें। यू वुड बी कंसिडर्ड लकी अगर उससे पहले आपका वीज़ा लग के आ गया, या फिर जारी बात है यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी जो आप सोच रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने का, एंड पे द प्रीमियम फ़ी, जो कि विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। कि अगर आपके ज़्यादा लोग हैं बट अगर सिंगल हैं 800 पाउंड एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू, लेकिन प्लीज़ पेशेंस से काम लें। टाइम 100% लग रहा है कोविड की वजह से, एंड आई थिंक 6 to 8 मंथ तो नॉर्मल पीरियड है, बल्कि 8 to 12 या 10, लेट्स से 8 to 10 मंथ इज़ नॉर्मल पीरियड राइट नाउ। अगर किसी का पहले लग के आ रहा है, विश यू ऑल द बेस्ट। सो प्लीज़ घबराएं नहीं उसके ऊपर। जहाँ आपने बोला HMRC का, मैं अक्सर लोगों को एक बात रिक्वेस्ट करता हूँ, बल्कि इनफैक्ट मज़े की बात है आज भी कोई मुझसे पूछा तो मैंने कहा यार जल्दबाजी ना करें, HMRC को कॉल करें, वो 5 दिन में आपको भेज देते हैं आपका 10 ईयर का वर्क हिस्ट्री। फिर उसने मुझे कहा तारिक भाई मुझे तो 8 साल इस मुल्क में हुए हैं। मैंने कहा नॉट अ प्रॉब्लम, HMRC को बोलो मुझे सिर्फ 8 साल हुए हैं इधर, तो मुझे मेरी वर्क हिस्ट्री भिजवा दें। वो 5 दिन में आ जाएगी, उसमें डेट्स लिखी होती हैं कि कब से कब तक आपने एम्प्लॉयमेंट का काम किया है। तो अगर आप में पेशेंस है तो प्लीज़ HMRC से अपना रिकॉर्ड मंगवा लें, टेलीफोन करेंगे वो रिकॉर्ड भेज देंगे, और उस पर जो डेट है उसके हिसाब से एंट्री कर दें। अगर आप कह रहे हैं नहीं तारिक भाई किसी भी वजह से आई कांट वेट फॉर दैट लॉन्ग, तो फिर आप जो डेट्स हैं उनको डालें, लेकिन प्लीज़ अपने एप्लीकेशन में या कवरिंग लेटर में मेंशन करें इस बात को कि मैंने गेस्टिमेटेड डेट्स डाली हैं, बिकॉज मेरे पास स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट डेट्स नहीं हैं एम्प्लॉयमेंट की, ताकि वो कल ये ना बोलें कि आपने कोई हमसे झूठ बोलने की कोशिश की, जो कि एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट पे उनको कहना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि मुझे आपकी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं पता वीज़ाज़ की, मुझे नहीं पता कि क्या कभी किसी ज़माने में आपके पास ऐसा भी वीज़ा था पिछले 10 ईयर्स में जिसमें आपको सर्टन काम की इजाज़त नहीं थी और आपने तो इसलिए बेहतर है कि आप इस तरीके से इन सारी चीज़ों को लिखते हैं। और रेफरी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, अगर आप उनको एक्सप्लेन करके देते हैं कि आप वैसे भी आपकी करंट एप्लीकेशन पे आपका नया एड्रेस होगा तो इट डजंट मैटर। वो ज़्यादा इशू होता है कि रेफरी रिलेटिव है आपका, या आपके वही प्रोफेशनल लीगल प्रोफेशनल लोग हैं जो आपको रेफरेंस दे रहे हैं, फिर इशू होता है, या रिलेटिव से रेफरेंस देना इशू होता है। अगर वो उस घर में अब रह रहे हैं क्योंकि आप मूव आउट हो गए हैं तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी सर। जी सर जी, एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी हम 10 ईयर के रूट पे हैं, दूसरी बार एक्सटेंशन के लिए भेजा है 2.5 साल का वीज़ा। जी 2 बच्चे हमारे ब्रिटिश हैं, क्या हम वो जमरानो वाली एप्लीकेशन कर सकते हैं? बड़ी मेहरबानी है कर आप। सकते हैं तो अगर कर सकते हैं तो रीज़न क्या बताना चाहिए उसका लेट एप्लीकेशन का? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अगर आप प्लीज़ अगर आपको मौका मिले तो मेरी वीडियो भी देखिएगा जो मैंने लेट एप्लीकेशन ज़बरानों के ऊपर बनाई हुई है, और इनफैक्ट फ़नी इनफ आज ही इस शो के बाद मैं वीडियो करूँगा जो ज़बरानों की अपडेट है उसके ऊपर, और इंशाल्लाह आई एम प्रीटी श्योर कि वो अगले 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी हमारे चैनल पे। जहाँ तक बात है लेट एप्लीकेशन की, तो सबसे पहले तो आप ये करें कि EU सेटलमेंट स्कीम को कॉल करें, उनको बोलें कि जी मुझे ज़बरानों के फॉर्म्स भेजें बिकॉज मैं ज़बरानों एप्लीकेशन डालना चाहता हूँ। और बाद में जहाँ तक बात आती है कि आप क्यों लेट डालें, सबसे इजी एक्सप्लेनेशन तो आप ये दे सकते हैं कि जी केस अभी डिसाइड हुआ है, मैं वेट कर रहा था कि कोर्ट ऑफ अपील क्या डिसीजन लेता है, अब मैंने कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन देख लिया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अप्लाई करूँ। क्योंकि एक बात याद रखें, एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ रीज़न फॉर योर लेट एप्लीकेशन, होम ऑफिस को मेरी नज़र में आपकी लेट एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए। और अगर एक रीज़न आपकी ये थी कि मैं वेट कर रहा था कि कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन क्या आता है इन ज़बरानों केसेस के अंदर, देन यू कैन यूज़ दैट एक्सक्यूज़ तो नहीं कहूँगा, दैट रीज़न कि आपने क्यों लेट एप्लीकेशन डाली। मेन इशू ये कि होम ऑफिस लेट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले, और अगर वो नहीं करता एक्सेप्ट देन आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि वो रीज़न क्या देते हैं एक्सेप्ट नहीं करने का। एंड ऑफ कोर्स आपके पास रेमेडी ये है कि आप उसको जुडिशल रिव्यू के तहत चैलेंज कर सकते हैं अगर वो आपकी एप्लीकेशन लेट एक्सेप्ट नहीं करते, बट वो हम किसी और तरफ चले गए हैं। आपका सवाल था कि ज़बरानों की मैं एप्लीकेशन डालूँ, द आंसर इज़ येस। सेकेंड आपका सवाल था कि मैं लेट की रीज़न क्या दूँ, वन ऑफ द रीज़न यू कैन गिव इज़ कि
कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन अभी आया और मे बी यू आर वेटिंग कि कोर्ट ऑफ अपील ज़बरानों के ऊपर क्या डिसीजन देता है, बिकॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने तो एप्लीकेशन डाली हुई थी इसके अगेंस्ट. सो आई लीव दैट टू यू, लेकिन एज लॉन्ग एज प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन हो. सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम सलाम. तारिक साहब क्या हाल है? ठीक है मैं बिल्कुल खैरियत से सर. जी. अपना अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सर, अपना सवाल पूछें. जी मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड था, ज़मरानों का. मेरी एक्चुअली एक्सटेंशन है 2 महीने बाद. तो मेरे जो बच्चे हैं वो ब्रिटिश बॉर्न हैं बाय बर्थ, और अपना यही मैंने पूछा था कि ज़मरानों प्राइमरी केयर के रूट के तहत एप्लीकेशन कर सकते हैं कि वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई किया जा सके. ओके. पहली बात, सॉरी है तो वैसे मैं लेट हूँ तो उसका मुझे नहीं पता चला था, क्योंकि मैंने आप देखिए यूट्यूब. जी जी. और कोई सवाल आपका सर? तो इसके बारे में अगर ज़रा बता दे तो बड़ी मेहरबानी. थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच. देखें जी, पहली बात तो ये बस है, यही सवाल है मेरा. जी जी ठीक है. पहली बात तो ये है कि प्लीज़ अपनी जो आपकी ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन है उसको चलाते रहें, उसको आपने इग्नोर नहीं करना. बिकॉज़ अभी हमें पता नहीं है कि हम ठीक है ज़बरानों की एप्लीकेशन तो डालेंगे कि होम ऑफिस उसके ऊपर रिएक्शन क्या देगा. तो मेरा कहने का पहले मतलब तो ये है कि प्लीज़ आप अपनी ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन को चलाते रहें और आ जाएँ ज़बरानों पे. बिल्कुल, अगर आप एक ज़बरानों केयर हैं तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन डालें. और जहाँ तक बात आती है कि आपको फॉर्म कैसे मिलेंगे, वो आपको होम ऑफिस को कॉल करना पड़ेगा. कॉल करके उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जी मैं एक ज़बरानों केयर हूँ, मैं लेट एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, तो मुझे प्लीज़ आप फॉर्म भेज दें. होम ऑफिस कुड भी आपको चुप करके फॉर्म भेज दे और आपको कवरिंग लेटर में फिर एक्सप्लेन करना पड़े कि आप लेट एप्लीकेशन क्यों डाल रहे हैं. और अगर वो आपसे टेलीफोन पे पूछते हैं तो फिर आपको रीज़न देना है कि क्यों आप लेट एप्लीकेशन डाल रहे हैं. और ये बिल्कुल वैलिड रीज़न है कि आपको पता ही नहीं था कि आप ज़बरानों केयर के लिए क्वालिफाई भी करते हैं इन प्रिंसिपल. ये भी बड़ा वैलिड रीज़न है कि जी मैं इतना लॉ को फॉलो नहीं करता, वो तो मैंने जब लोगों से पूछा मुझे पता चला कि जी मैं ज़बरानों केयर के लिए क्वालिफाई करता हूँ और मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ. दैट इटसेल्फ इज़ एन एक्सेप्टेबल रीज़न फॉर लेट एप्लीकेशन. वो अलग बात है कि होम ऑफिस आगे से क्या कहता है, और अगर किसी वजह से वो आपकी ज़बरानों एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करता, दैन ऑफ कोर्स आपके पास रेमेडी है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं जुडिशल रिव्यू के तहत. सो अब मुझे बताया जाता है कि तारिक भाई हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है. लेट्स गो ऑन अ ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल, इस शो को देते हैं. प्लीज़ कीप डूइंग दैट. लेट्स गो ऑन अ ब्रेक. ब्रेक से वापस आके इंशाल्लाह ताला अपना कॉल्स का सिलसिला हम जारी रखेंगे. सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. तारुक भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भाई बिल्कुल खैरियत से. ओके. मेरे 2 क्वेश्चन है छोटे से. जी. हम 10 ईयर रूट पर हैं, तो अभी हमने अपनी सेकंड एक्सटेंशन अप्लाई की है. मैंने कोई एक आधा हफ्ता ही हुआ, अभी 10 दिन हुए हैं. जी जी. तो अब मैंने वो ना ज़मरानों पर जाना है. मुझे तो ये बता दें कि वो जो डिसीजन जजेस ने किया हुआ था वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है या नहीं किया, उसका क्या हुआ? उसकी कोई पॉलिसी आई है जो उन्होंने तरतीब देनी थी, तो उस पर अभी मैं कर दूं या मैं लेट वेट करूं कि जब वो कोई अनाउंस करे पॉलिसी तो फिर करूं? इसका मुझे बता दें कुछ, क्या हमें करना चाहिए अब? ओके, थैंक यू. देखें, जहाँ तक पहली तो बात मैं हर एक को बोल रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आप ह्यूमन राइट एप्लीकेशंस डाल रहे हैं या आपकी ड्यू हैं उनको चलाते रहें. और अगर आप मेरे शोज़ देख रहे हैं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि आप कोर्ट ऑफ अपील के डिसीजन का बिल्कुल वेट ना करें, आप ज़बरानों पे डालते रहें एप्लीकेशन.
لیکن اگر کچھ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ویٹ کریں کورٹ آف اپیل ڈیسیجن کا جو اب آ گیا، اور اس میں بھی یہی ججز نے بولا ہے کہ جو ہوم آفس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اگر آپ کے پاس لیو ٹو ریمین ویزا آپ زبرانوں پہ اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے، وہ ان لافل ہے اور ہوم آفس اس کی وجہ سے اپلیکیشنز ریفیوز نہیں کر سکتا۔ اب ہوم آفس نے اس کی وجہ سے کوئی نئی پالیسی نکالنی ہے، وہ کیا نکالیں گے، اس پالیسی کی اپلیکیشن امپلیمنٹیشن کیا ہوگی وہ بھی ہمیں نہیں پتہ، بیکاز ہوم آفس نے بالکل بھی کوئی ایسی پالیسی ابھی تک نہیں نکالی۔ لیکن ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہوم آفس کو امیگریشن رولز کو دوبارہ سے لکھنا پڑے گا اور دوبارہ سے اپروو کروانا پڑے گا۔ ان دا مین وائل بالکل لوگ اپلیکیشن ڈالے زبرانوں کی، لیکن اپنے رسک میں، بیکاز آبویسلی اپلیکیشن کافی عرصے تک ہولڈ پہ بھی رہ سکتی ہے یا ریفیوز بھی ہوم آفس کر سکتا ہے فار ویریس ریزن، لیکن ڈیفینیٹلی زبرانوں کی اپلیکیشن اگر آپ ایک زبرانوں کیرر ہیں آپ کو ڈالنی چاہیے، لیکن پلیز یہ میں انفارمیشن کے لیے بول رہا ہوں، اس کو ایڈوائس کے طور پہ نہ لیں اور کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے آپ مشورہ کریں اس کے اوپر۔ لیکن 100% اگر آپ ایک زبرانوں کیرر ہیں ود یور ہیومن رائٹ اپلیکیشن، الگ سے آپ کو زبرانوں اپلیکیشن لازمی ڈالنی چاہیے، اس کا فائدہ بہت ہے اگر آپ کو ویزا مل جائے۔ سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا، آئی وش یو آل دا بیسٹ سر۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، طاہر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں بالکل خیریت سے، تھینک یو فار آسکنگ۔ جی سر، طاہر صاحب میرا بیسیکلی اپیل میری الو ہو گئی تھی اپر ٹریبونل میں، تو میں نے کال کی تھی کورٹ میں تو انہوں نے اپیل نہیں کی، اور سولیسیٹر نے بولا کہ انہوں نے اپیل نہیں کی ابھی تک، یعنی کہ اپیل کا ٹائم بھی گزر چکا ہے۔ تو ابھی یہ میں نے پوچھا تھا کہ کتنا ٹائم لگائیں گے، لگا رہے ہیں وہ تو بایو میٹرک وغیرہ کا لیٹر بھیجیں گے یا ڈائریکٹ کارڈ وغیرہ بھیجیں گے؟ اوکے، پہلی اور سوری اور دوسرا سوال یہ تھا کہ میری سسٹر کا جو ہے نا جو ای یو والا تھا کیس سیٹلمنٹ والا، تو وہ ہم نے اپلائی کیا تھا۔ ابھی ہم نے اپنے جو ایم پی ہے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو کہیں، تو وہ ایم پی کہہ رہے ہیں کہ ہوم آفس کہہ رہا ہے ہم نے لاسٹ منتھ کی 12 تاریخ کو ای میل کی ہے، لیکن ہوم آفس جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ای میل تو ریسیو ہی نہیں ہوئی نہ سولیسیٹر کو اور نہ ہمیں کوئی ای میل ریسیو ہوئی ہے۔ تو ابھی اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس پہ؟ اوکے یہ مجھے بتا دیجیے پلیز۔ اوکے، جہاں تک ہوم آفس کی بات ہے وہ تو بڑا آسان کام ہے، آپ اپنے ایم پی کو بولیں کہ پلیز ان کو بولیں کہ ناٹ اونلی اس ای میل کی ایک کاپی ہمیں بھجوا دیں، دوبارہ سے ہمیں پروف بھی دیں کہ کس ای میل ایڈریس پہ انہوں نے یہ چیز بھیجی تھی، تو ادھر سے آپ کو یہ بات کلیریفائی ہو جائے گی۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے کہ ایک تو ان سے دوبارہ منگوا لیں اس ای میل کی کاپی، اور ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کرے کہ جو آپ نے ای میل بھیجی تھی وہ کس ایڈریس پہ بھیجی تھی، بیکاز نہ میرے لیگل ریپرزینٹیو کو نہ مجھے وہ ای میل ملی ہے، تو یہ تو اس کا جواب ہو جاتا ہے۔ جہاں تک اپر ٹریبیونل کی بات ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ مجھے یہ پتہ ہو، کیونکہ میں نے تو آپ کے کاغذات نہیں پڑھے، کہ آپ اپر ٹریبیونل میں جب آپ کی اپیل الاؤ ہوئی ہے تو کیا یہ تو الاؤ نہیں ہوئی کہ جج نے بولا ہے کہ یہ اپیل واپس جائے گی فرسٹ ٹریبیونل کے اندر اور ریکنسیڈر ہوگا یہ کیس؟ بیکاز ہوتا یہ ہے کہ جب پیپر پہ آپ کو اپر ٹریبیونل کی پرمیشن ملتی ہے تو اسی پیپر اپلیکیشن کی سنوائی ہوتی ہے اپر ٹریبیونل کے اندر۔ جب سنوائی ہوتی ہے اپر ٹریبیونل کے اندر تو وہاں ہمارے پاس ایک آپشن ہوتی ہے ایز لیگل ریپرزینٹیو کے اندر، رول 15 آئی تھنک 15(2)A ہے وہ رول، ہم یہ بھی بول سکتے ہیں ٹریبیونل کو جی یہ لیں ہمارا نیا بنڈل، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی ہیئرنگ کے اندر اگر آپ اپروو کرتے ہیں ہماری ریٹن اپلیکیشن کو اورل سبمیشن کے اندر، تو یہیں آپ نیا ڈیسیجن دے دیں، اس کیس کو واپس فرسٹ ٹریبیونل میں نہ بھیجیں۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپر ٹریبیونل انسٹیڈ آف الاؤنگ دی اپیل اینڈ سیئنگ کہ جی اس کو ریمٹ بیک میں کرتا ہوں، وہ وہیں نیا ڈیسیجن دے دیتے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہوئی آپ کی کہ وہیں نیا ڈیسیجن انہوں نے دے دیا فرسٹ ٹریبیونل کی رولنگ کے اوپر، ناٹ آن ایرر آف لا، پورے کیس کے اوپر نیا ڈیسیجن دے دیا، تو پھر تقریباً 3 to 4 months لگتے ہیں، اور ہوم آفس پھر آپ کو امپلیمنٹ کر کے بایو میٹرک کارڈ یا جو بھی انہوں نے لیٹر آپ کو دینا ہے وہ ایشو کر کے دیتے ہیں۔ بٹ کیونکہ مجھے تھوڑا ایکسپیرینس ہے ان باتوں کا اپر ٹریبیونل کا، تو کبھی کبھی کلائنٹ یہ سمجھتا ہے کہ جی اپیل الاؤ ہو گئی ہے، جبکہ جج نے یہ بولا ہے کہ جو آپ نے اپر ٹریبیونل میں اپیل کی تھی وہ میں الاؤ کرتا ہوں، جو کیس اٹ سیلف ہے وہ دوبارہ فرسٹ ٹریبیونل میں جائے گا اور وہاں سے دوبارہ سنوائی ہوگی اس کیس کی۔ آئی ایم ناٹ ایون فار اے سیکنڈ پرزیومنگ کہ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، میں ایک جنرل بات آپ سے کر رہا ہوں، کیا پتہ آپ کو ساری بات اچھی طرح پتہ ہے اور جینونلی آپ یہ بول رہے ہو طارق بھائی بالکل مجھے بات پتہ ہے جو آپ بول رہے ہیں، لیکن میری وہیں اپر ٹریبیونل میں ہی سنوائی ہوئی تھی میرے فرسٹ ٹریبیونل کیس کی، کیونکہ ان کے پاس یہ پرزمپشن ہے وہ کر سکتے ہیں، اتھارٹی ہے، اور وہاں مجھے اپیل الاؤ ہوئی ہے۔ تو وہ مجھے کیونکہ فیکٹس نہیں پتہ، ہیئرنگ کے ڈیسیجن نہیں پتہ، تو میں اس پہ کوئی آپ کو بات نہیں بتا سکتا۔
थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो. हाँ जी वालेकुम सलाम. जी वालेकुम सलाम. सर मैंने पूछना है कि एक्सटेंशन का अप्लाई करनी है इन जून एंड मई, तो इसके लिए हमें पहले तो टेस्ट जो होते हैं वो उसका क्या करना है, वो क्योंकि वो मास्टर है, नेफ्यू मास्टर की हुई है उसने, तो और दूसरा उसे पूछना है कि 6 मंथ के जो पे स्लिप वो बैंक स्टेटमेंट लगानी है और पेपर्स लेटर वगैरह, और जो 2 ईयर के वो कितने लगाने हैं लेटर, मतलब एक लगाना है, क्या क्या करना है 2 ईयर के भी ओके. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. आई थिंक आप बात कर रहे हैं जिस तरह आपने बोला स्पाउस वीज़े की, तो बिल्कुल अगर उनके पास मास्टर्स डिग्री है तो उनको इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू कि उनकी मास्टर्स डिग्री यूके से है. अगर उनकी मास्टर्स डिग्री अब्रॉड से है तो फिर जारी बात है यूके नारिक के पास जाके उनको 2 तरह के सर्टिफिकेट लेने हैं. एक जिसमें वो बताते हैं कि इट्स इक्विवेलेंट टू यूके बैचलर्स डिग्री आपकी क्वालिफिकेशन एंड इट वाज टॉट इन इंग्लिश. तो अगर यूके से की है तालीम तो फिर उनको जारी बात है इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है. और जहाँ तक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बात है वो डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे कर रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट पे कर रहे हैं, और अगर एम्प्लॉयमेंट पे कर रहे हैं आप करंट एम्प्लॉयर के साथ 6 महीने से ज़्यादा हैं या नहीं है. बिकॉज अगर आप हैं तो फिर जारी बात है आपको सिर्फ 6 मंथ्स की एम्प्लॉयमेंट को फुलफ़िल करना पड़ता है, यानी कि जो पे स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट्स आप देते हैं. और आई थिंक आपने जो आखिरी बात बोली वो भी मेरे दिमाग से निकल गया. हाँ, आपने बोला कि कौन कौन से एविडेंस हमने देने हैं. देखिए होम ऑफिस की अगर आप चेक लिस्ट देखें तो बड़ी एक्सटेंसिव लिस्ट है, और मैं सोचता हूँ और मैंने कई दफ़ा अपने शो पे बोला कि आई थिंक होम ऑफिस को उस लिस्ट को रिवाइज करना चाहिए इन लाइट ऑफ द फैक्ट कि आजकल एक सप्लायर के साथ आपको बिजली भी मिल जाती है, टेलीफोन भी मिल जाता है, गैस भी मिल जाता है. अब वो वाली बातें नहीं रही कि 3 डिफरेंट सप्लायर आपके पास हों, और हर चीज़ अब ऑनलाइन होगी, अब तो बिल्स भी नहीं आते क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है. सो मेरे ख्याल से होम ऑफिस को भी चाहिए कि अपनी चेक लिस्ट को बेहतर कर ले, लेकिन एटलीस्ट प्रैक्टिकली उनकी अप्रोच है कि वो सेंसिबल तरीके से चीज़ों को देखते हैं. तो जितना ज़्यादा आपके पास एविडेंस हो सकता है इकट्ठे रहने का, जो आपके सोच में आता है प्लीज़ उसको इकट्ठा कर लें, और जो चेक लिस्ट पर लिखा है उससे परेशान ना हो. एज लॉन्ग एज कवरिंग लेटर में आपने मेंशन कर दी है कि इन वजूहत की वजह से हमारे पास 6 डिफरेंट आइटम्स नहीं है क्योंकि यूटिलिटी सारी एक तरह की है, तो वो उस टाइप का जो एविडेंस आपके पास है वो दे दे, जिसमें मेनली आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, काउंसिल टैक्स पेमेंट आ जाती है. अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो फिर जारी बात है आपके बहन भाई या जो वालदैन जिनके घर में आप रहते हैं उनका लेटर भी हेल्पफुल होता है. सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैंने एक क्वेश्चन पूछना जी. मेरा दरअसल जो था वो 22 नवंबर तक वैलिड था इस साल 2022 में, और क्योंकि मैंने अपना जॉब चेंज किया तो मुझे अप्लाई करना पड़ा नए BRP के लिए, और मेरे बीवी बच्चों का भी इतना ही वैलिड था नवंबर 2022 तक. तो जब मैंने अप्लाई कर दिया 25 अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया हम सब के लिए. मुझे बच्चों के लिए नहीं करना था, लेकिन मुझे किसी ने कहा कर दो, मैंने कर दिया उनके लिए. पीछे घर में इमरजेंसी हो गई तो दे हैड टू गो, सो दे ट्रेवल्ड ऑन द सेम BRP जो कि वैलिड है, मगर हमारी वीजा एप्लीकेशन अभी भी होम ऑफिस के साथ, और कोई बहुत बड़ा डिले है जिसकी वजह से प्रोसेस नहीं हुई, और वो लोग मुझे बता भी नहीं रहे. मैंने अपने पार्लियामेंट के वो मेंबर से भी कहा कि वो करे, और वो बता रहा है कि उसको कोई डेट नहीं दे रहे, बट कह रहे हैं कि कोई IT का प्रॉब्लम है उस वजह से डिले है. एनी हाउ मेरी फैमिली नेक्स्ट मंथ वापस आना चाह रही है, एंड ऑफ दिस मंथ वापस आना चाह रही है. उनके पास वैलिड BRPs हैं, वैलिड पासपोर्ट्स हैं. माय डॉटर एंड माय वाइफ एंड 3 किड, वो आ सकते हैं वापस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ओके, पहले तो मैं आसान बात का बताता हूँ, फिर एक बात बोलूँगा, उससे डरना नहीं है, एक जनरल बात बोलूँगा. जहाँ तक बात है वापस आने की, अगर उनके पास वैलिड BRPs है, उनके पास पासपोर्ट है, बिल्कुल आराम से आ सकते हैं. BRP पे अगर एक दिन भी उनके पास पीछे रह गया है वीज़े का, इफ़ द लैंड इवन ऑन दैट डे, वो बिल्कुल एंट्री देंगे, बिकॉज इवन ऑन दैट डे आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं. एक बात लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपके पास आप अप्लाई करते हैं एक्सटेंशन की, और वीज़ा अभी भी आपके पास है, तो प्लीज़ मुल्क छोड़ के ना जाया करें. बिकॉज अगर होम ऑफिस चाहे और सख्ती से कानून को अप्लाई करे, नॉट इवन सख्ती से, कानून ही अप्लाई करे, तो वो आपको कह सकता है कि जी हम आपकी एप्लीकेशन को विड्रॉन कंसिडर करेंगे बिकॉज आपने मुल्क छोड़ के चले गए हैं. आप बिल्कुल अभी सोच रहे होंगे तारिक भाई वो इसलिए मुल्क छोड़ के गए कि उनके पास वैलिड वीज़ा था. दैट इज़ नॉट व्हाट द लॉ सेज. द लॉ सेज कि अगर आप कोई लीव टू रिमेन एप्लीकेशन डालते हैं और आप मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, शायद इस वजह से गए हो कि आपके पास दूसरा कोई वैलिड वीज़ा है, तो हम उस एप्लीकेशन को विड्रॉन कंसिडर कर सकते हैं. तो अगर होम ऑफिस सख्ती करे तो दिस कुड बी अ प्रॉब्लम, लेकिन लेट्स सी होम ऑफिस क्या कहता है. तो इसलिए बेहतर ये होता है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन अदर देन नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन, बिकॉज वो डिफरेंट होती है,
بٹ اگر آپ نے نارمل لیو ٹو ریمین اپلیکیشنز ڈالی ہوئی ہیں اور آپ پھر ملک چھوڑ کے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس دوسرا والا ویزا ابھی بھی ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہوم آفس قانون کو اپلائی کرے، امیگریشن رولز کو اپلائی کرے، تو وہ بالکل کہہ سکتا ہے کہ جب آپ کی اپلیکیشن وڈرون سمجھتے ہیں، نہیں ڈالیں دوبارہ سے. تو اب وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس لیے ذرا اس بات کا خیال رکھا کریں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا یہ کوشچن ہے کہ وہ ایک 4 سال پہلے اپنی وائف کو شادی کے بیس میں لایا تھا، تو یہ ہو گیا کہ 2 سال ان لوگوں نے ویسے دیا تھا اس کو، پھر 2 سال کے بعد ہم لوگوں نے اپلائی نہیں کیا ہے. کیا کرے آپ اگر ہم کو یہ دے دیں کہ ہم لوگ کیا کریں؟ آپ کے کوئی بچے؟ ہمارا 2 بچے بھی ہیں. آپ کے 2 بچے بھی ہیں؟ جی جی. اوکے. اور آئی پرزیوم دونوں بچے آپ کے برٹش ہوں گے؟ جی برٹش ہے وہ دونوں ہے. اوکے. بڑی مہربانی آپ کی کال کی. دیکھیں بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اس ملک میں لائیں، اسپیشلی اسپاؤس کو، تو ان کے ویزے ٹائملی مینر پہ ایکسٹینڈ کرتے رہیں. کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں فائنینشلی یا لائف میں اور چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ کے جو اسپاؤس ہیں، چاہے خاتون ہیں یا مرد ہیں، وہ اوور اسٹے ہو جاتے ہیں. جب کوئی اوور اسٹے ہو جائے اور آپ پھر ان کا اسپاؤس ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو ایکسیپشن میں سے ایک چیز پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے، جس میں سب سے جو آسان ایکسیپشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پیرنٹل ریلیشن شپ ہے کوالیفائنگ چائلڈ کے ساتھ. کوالیفائنگ چائلڈ وہ ہوتا ہے جس کو اس ملک میں 7 سال ہو چکے ہوں یا جس کے پاس برٹش سٹیزن شپ ہو. کیونکہ آپ کے دونوں بچے برٹش سٹیزن ہیں، دے آر کوالیفائنگ چلڈرن، تو میں گارنٹی تو بالکل نہیں دیتا، کوئی یہ بھی نہیں بولے گا، لیکن بہت اسٹرانگ کیس ہے آپ کا اگر آپ ویزا اپلائی کریں اپنی وائف کے لیے لیو ٹو ریمین. اور ظاہری بات ہے وہ پھر 10 ایئر روٹ پہ ان کو ڈالیں گے موسٹ لائکلی بیکاز اوور اسٹے تھا ان کا، لیکن آپ کا اسٹرانگ کیس ہے بیکاز یو ہیو 2 کوالیفائنگ چلڈرن. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ایڈوائس دے رہا ہوں کہ آپ کو ویزا ملے گا. ایک جنرل ہم انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اس ٹائپ کے لوگوں کے کیس بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. مجھے بتایا جاتا ہے اب ہمارا شو ختم ہونے کو آیا. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ اس شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. میں نے جو پرومس کیا تھا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ زبرانوں کی بھی اپڈیٹ دوں گا، جو ایک الگ سے ویڈیو آئے گی ہمارے چینل کے اوپر وچ یو کین دین شیئر اینڈ ڈسٹریبیوٹ. آئی ہوپ سو. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. میری طرف سے اللہ حافظ.